हेलो दोस्तों, प्रतिभा सेतु चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका PYQ। PYQ ही उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एकमात्र उचित तरीका होता है। तो अगर आपको यूपी टेट या सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ पर फोकस करना पड़ेगा, PYQ को सॉल्व करना पड़ेगा। हम अपने इस चैनल पर PYQ को ही डिस्कस करते हैं, PYQ के सारे सवालों को अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ PYQ भी आपका तैयार हो जाए। ठीक, तो आज भी हम लोग PYQ के ही सीरीज में EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हम लोग आज कुछ 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए ही सवाल है, उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर से इनसे सवाल फंस सके और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए हम आज के सबसे पहले सवाल के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लम के नीचे लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आपका है ऋग्वेद, रामायण, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद। ठीक, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ठीक है, मुंडकोपनिषद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसके बारे में अगर हम थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें कि इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सत्यमेव जयते है कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो आपको याद रखना देवनागरी लिपि में आपका यह शब्द लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि हो जाएगी इसकी। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यह जो है इसका ऑरिजिन यानी उद्गम कहाँ से हुआ है। तो याद रखिएगा जैसा कि ऑप्शन में दिया है आपका एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो कि मुंडकोपनिषद है उसी से लिया गया है। ठीक है, यानी कि मुंडकोपनिषद आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, मुंडकोपनिषद। ठीक, अगले पार्ट का अगर हम देखें इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो इसका प्रतीक है यह नारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है, ठीक है, उसके बेस यानी अशोक चक्र के बेस पर लिखा गया है। इस प्रतीक को सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह चतुर्मुख स्तंभ, ठीक है, यानी कि जो सारनाथ में अगर आप सारनाथ कभी विजिट किए होंगे तो वहाँ पर जो सारनाथ में आपका सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सिंह चतुर्मुख स्तंभ है, ठीक है, उसी के बेस पर लिखा गया था सत्यमेव जयते। ठीक है, उसी से वहाँ से ही आपको इसको लिया गया है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट अगर मैं बताऊं कि वर्तमान समय में यह इतना ज़्यादा फेमस है तो इसको आधुनिक भारत में इसको लोकप्रिय किसने किया था, तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय का नाम। ठीक है, यानी कि मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको मतलब इसका विशेष उल्लेख किया था। ठीक है, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि जो नेशनल मोटो होता है, ठीक है, नेशनल मोटो के रूप में इसे कब अपनाया गया, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है क्योंकि इनसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगर हम और जो ऑप्शन दिया उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो जो ऋग्वेद होगा आपको पता होगा यह दुनिया का सबसे पुराना वेद है, यानी ओल्डेस्ट वेद में आपका कौन सा आता है, ऋग्वेद आता है। ठीक, रामायण की बात करूं तो रामायण की रचना किसने किया है, तो आपको याद होगा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित आपका यह रामायण जो है प्रसिद्ध महाकाव्य आपको पता होगा। ठीक है, और भगवत गीता की बात करूं तो इसमें क्या है कि श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के दिए गए उपदेश का संकलन है, तो हमारा वह भगवत गीता हो गया। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन आपका है पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न और शौर्य चक्र। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, याद रखिएगा भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए आपका भारत रत्न का एक प्रतिबिंब या इमेज दिखाया गया है। ठीक है, तो हम भारत रत्न से रिलेटेड कुछ एक दो और पॉइंट याद करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है सन 1954 यानी कि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जैसे कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, साथ ही साथ कोई सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में, सार्वजनिक
सेवा और खेल के क्षेत्र में किसी विशेष कह सकते हैं असाधारण कार्य के लिए क्या होता है कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर हम पीछे जो आपके पद्म विभूषण दिया है इसके बारे में बताएं तो यह भारत का सेकंड, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। यह भी क्या है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और परमवीर चक्र से रिलेटेड आपको यह याद रखना है, यह जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, ठीक है। यानी कि जो सैन्य सम्मान यानी हाईएस्ट मिलिट्री का जो डेकोरेशन होता है यह आपका परमवीर चक्र के लिए कह सकते हैं, परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है, जो मिलिट्री से रिलेटेड है। अगला हमारा जो शौर्य चक्र है तो इसको भी याद रखिएगा, यह भी एक सैन्य सम्मान है जो शांति के समय वीरता, साहसी कार्य या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यानी यह भी हमारा कैसा है, एक प्रकार का सैन्य सम्मान हो जाएगा, ठीक है, जो कि शांति के समय वीरता या साहस आदि साहस के लिए दिया जाता है, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन होगा, तो भारत रत्न होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन आपका है झारखंड, राजस्थान, केरल, उड़ीसा। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर केरल आपको याद रखना है, ठीक। यानी कि थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, केरल में भी कहाँ और किस प्रकार से पाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा जो केरल के तटीय, ठीक है, केरल के जो तटीय इलाके होते हैं, जो उनका तटीय वाले कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, वहाँ के जो रेत होते हैं, ठीक, यानी केरल के तटीय इलाकों के जो रेत होते हैं उसी रेत में भारी मात्रा में आपका थोरियम पाया जाता है, ठीक है, भारी मात्रा में थोरियम पाया जाता है, ठीक। यानी कि अगर देखा जाए ये थोरियम का यूज कहाँ पर होता है, तो थोरियम का यूज आपका न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा में इस थोरियम का यूज होता है। तो आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक। अगला इसमें अगर ऑप्शन देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इनमें से आपको बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेक्ट आंसर की तरफ जाएं तो आपको याद रखना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, यहाँ पर लिखा प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 21 जून, ठीक है, 21 जून 1948 तक क्या थे, ये इस पद पर रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का अगर आपसे नाम पूछता तब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता, सी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, तब आपका करेक्ट आंसर ये हो जाता। यहाँ पर अगर हम देखें दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन यहाँ पर अगर पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर अगर हम भारतीय लगा देते तब आपका क्या होता, इसका आंसर चेंज हो जाता और आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाता, सी राजगोपालाचारी हो जाता। तो इस वजह से आपको यहाँ पर डिफरेंस याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो आपको पता होगा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो आपका बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो याद रखिएगा जो 1857, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय भी बने थे, कौन, लॉर्ड कैनिंग। इस बात को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और उसके बाद भारत के पहले वायसराय भी कौन थे, तो यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे। इनसे दो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। यानी कि वायसराय का भी नाम आपको याद रखना है फर्स्ट, ठीक है, जो कि कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और 1857 के विद्रोह के समय आपके गवर्नर
गवर्नर जनरल कौन थे, यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आपको याद रखना लॉर्ड कैनिंग का। तो ये आपको चारों ऑप्शन को जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं या इनके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपके लास्ट एग्जाम्स में आया था, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक प्रकार से करंट का भी पार्ट था। तो भारत की संसद की नई इमारत का आकार कैसा है, यानी कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है उसका शेप के बारे में पूछा है। तो आपको याद रखना है, अच्छा पहले ऑप्शन देख लीजिएगा, तो गोलाकार, वर्गाकार, त्रिकोणीय और अष्टकोणीय। तो आपने देखा होगा जो नया वाला आपका संसद है उसका आकार कैसा है, तो एक त्रिकोणाकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जो पुराना वाला था उसका आकार आपको याद होगा तो गोलाकार था, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे और क्या या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इसको त्रिकोणाकार ही क्यों बनाया गया, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। त्रिकोणाकार बनने का रीजन ये है, इसका जो जमीन का शेप था कुछ इसी प्रकार से था और इसके सारे पार्ट यानी कि सारे स्पेस को यूज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस को बनाने के लिए इसको त्रिकोणाकार के रूप में दिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा इस जो आपका ये नया पार्लियामेंट बना है इसका डिजाइन कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा एक HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और इसको किसने डिजाइन किया था, तो आपको नाम याद रखना बिमल पटेल का, ठीक है, बिमल पटेल का नाम आप याद रख सकते हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट एक दो लाइन जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को त्योहारों का शहर या सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। ऑप्शन आपका है मदुरै, वाराणसी, अमृतसर और पुरी, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए मदुरै, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मदुरै को हम लोग कह सकते हैं त्योहारों का शहर या सिटी ऑफ फेस्टिवल कह सकते हैं, इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक। साथ ही साथ इससे रिलेटेड मैं कुछ और आपको बातें बताता हूँ। तो याद रखिएगा मंदिरों का शहर, अगर आपसे पूछे मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है तो आपका भी करेक्ट आंसर होगा मदुरै होगा, ठीक। साथ ही साथ इसको पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। आपको ये दो बातें भी इनसे रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे जो भारत का एक मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना जो आपका मीनाक्षी मंदिर है वो भी आपका मदुरै में ही स्थित है। तो आपको ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पाया जाता है या फिर कहाँ पर स्थित है, तो मदुरै में है। तो आप इन सारी बातों को भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर आपसे वाराणसी के बारे में पूछे तो वाराणसी को हम लोग घाटों का शहर के नाम से जानते हैं, तो घाटों का शहर आपका कौन सा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और अमृतसर की बात करें तो आपको याद होगा यहाँ पर ही आपका क्या स्वर्ण मंदिर है, इसलिए इसको हम लोग गोल्डन सिटी या स्वर्ण शहर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक। और पुरी जो है यहीं से क्या होता है जगन्नाथ यात्रा भी निकलता है, तो जगन्नाथ धाम या शंख क्षेत्र के रूप में भी हम पुरी को जानते हैं। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। ऑप्शन आपका है चैत्र, वैशाख, माघ और फागुन, ठीक। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए चैत्र, ठीक है। चैत्र जो होता है आपका जो भारतीय कैलेंडर है उसका फर्स्ट मंथ जो होता है चैत्र होता है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में कुछ और बातें अगर मैं बताऊं तो याद रखना जो भारत का आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है, इसका हम लोग शक संवत मतलब जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको हम लोग शक यानी कि शक संवत, ठीक है, शक संवत कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुआ था तो याद रखिएगा इसे भारत सरकार ने 22 मार्च, ठीक है, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 यानी कि 1957 को आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया है। तो ये डेट आपको याद रखना 22 मार्च 1957 को इसे इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसका जो पहला मंथ आपका कौन सा होता है चैत्र होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है तो आपको याद रखना फाल्गुन या फिर फागुन जिसको बोलते हैं, ठीक है,
फागुन क्या होगा, लास्ट मंथ हो जाएगा, और जो फर्स्ट मंथ हो जाएगा क्या होगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ एक बात और भी याद रखते हैं, जो साल की शुरुआत होती है, ठीक है, वो चैत्र महीने के 22 मार्च से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है 22 मार्च को हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपका लीप ईयर होगा, ठीक है, अगर आपका लीप ईयर होगा तो आपका ये डेट क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा लीप ईयर के केस में यह डेट आपका 21 मार्च हो जाएगा, आपका हिंदी या फिर बोल सकते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भारतीय नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है। अच्छा, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इसका आंसर आपको पता होगा कौन सा है, केरल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए भारत का मुख्य अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका है थुम्बा केरल में, चांदीपुर उड़ीसा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, आपको ये बातें याद रखना है। चलिए अगले हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ और बातें। ठीक, तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी भारत का मुख्य अंतरिक्ष केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आपके श्रीहरिकोटा में स्थित है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, जो कि चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और याद रखना है आपको, यह जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं ISRO यानी कि इसरो। ठीक है, इसरो का मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, जहां से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रॉकेट, जैसे PSLV, ठीक है, PSLV हो गया, GSLV हो गया। ठीक है, GSLV, इस प्रकार के रॉकेटों को यहां से प्रक्षेपित किया गया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और श्रीहरिकोटा के पूर्वी तट पर होने के कारण रॉकेट को पृथ्वी की घूर्णन गति का अतिरिक्त वेग मिलता है। और मान लेते हैं ये हमारा जो ईस्ट पार्ट में होता है, तो यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ होता है रॉकेट लॉन्चिंग में, तो इसका जो मलबा होता है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जिससे कोई भी इंसान या फिर कोई भी मनुष्य को आपका यहाँ पर नुकसान नहीं होता है। तो इस वजह से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर और ऑप्शन के बारे में देखें, जो आपका थुम्बा है केरल, यहाँ पर क्या होता है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जहां से मुख्य रूप से साउंडिंग रॉकेट छोड़े जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है इसरो से रिलेटेड, तो जो बेंगलुरु कर्नाटका है, ये आपका इसरो का जो आपका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में ही स्थित है। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन आपका है लद्दाख मरुस्थल, कच्छ का रण, थार मरुस्थल और स्पीति मरुस्थल। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा थार मरुस्थल। इसे क्या होता है कि महान भारतीय मरुस्थल यानी कि ग्रेट, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या महान भारतीय मरुस्थल। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो मुख्य रूप से कहां पर है, राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है पंजाब, हरियाणा और गुजरात। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और गुजरात तक भी कह सकते हैं फैला हुआ है या फिर टच करता है। ठीक, लद्दाख मरुस्थल की बात करें तो आपको याद है भारत का सबसे बड़ा शीत, ठीक है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये लद्दाख मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, अगली बात अगर बता, कच्छ का जो रण है ये किस लिए फेमस है, तो यह एक विशाल नमक का दलदल, यानी कि जो नमक का दलदल है इसके लिए फेमस आपका जो है कच्छ का दलदल। ठीक है, कच्छ का रण हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका जो स्पीति मरुस्थल है यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह भी एक हमारा शीत मरुस्थल है। ठीक है, शीत मरुस्थल है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब और कहां गाया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन है 1911 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1947 दिल्ली और 1930 बॉम्बे। आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर
ए जो है 1911 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर, ठीक 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और ये कहाँ गाया गया था? तो आपको याद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको वहाँ पर गाया गया था। इसकी रचना किसने किया था? तो आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका रचना किया था। और जब इन्होंने इसकी रचना किया था, इसकी मूल भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना बंगाली इसकी मूल भाषा थी। ठीक है, यानी कि जो आपका जनगण मन है ये सबसे पहले बंगाली भाषा में आपका इसकी रचना हुई थी और इसको हिंदी में रूपांतरित करके 24 जनवरी, ठीक है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको कह सकते हैं अंगीकृत किया या आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, और इसको गाने में लगभग आपका औसतन कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, यानी कि 2026 में आपका जो नेशनल पार्क है इसकी कितनी संख्या हो गई है? ऑप्शन है आपका 104, 106, 107 और 110। इसका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपका 107 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2026 से पहले तक जो इसकी संख्या थी 106 हो गई है, लेकिन करेक्ट डेटा के अनुसार जो आपका 2026 में नेशनल पार्कों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? 107 हो गई है। तो इसको आपको याद रखना है और ये करंट से रिलेट करके आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायंस के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास की बात हो रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे विश्व में एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। ठीक है, अगर मैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो याद रखिएगा यह एमपी में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर की उच्च आबादी के लिए जाना जाता है, यानी जो सफेद बाघ होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को आपको याद रखना है, व्हाइट लायन के लिए फेमस हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है इसको आप याद रखना है कि यह कहाँ पर है? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आप ये स्थित है और यहीं अब ये किससे फेमस है इस बात को आपको याद रखिएगा, यह भी एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। ठीक, और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है तो यह केरल में स्थित है और इसमें मुख्य रूप से हाथी और बाघों के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि है कहाँ पर ये? इसका आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाले से आता है। तो केरल में आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके हाथी, ठीक है, हाथी और टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपका है विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय तो याद रखिएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 सितंबर, ठीक है 23 सितंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यानी BHU, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गया था। तो आपको याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना की गई थी। यह एक केंद्रीय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक, और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखना है। ठीक, और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 1920 में दिया गया था। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी कच्छ का रण, ऑप्शन डी नंदा देवी। ठीक है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा है, तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यह जो है लगभग 12,000, ठीक है, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है आपका ये फैला हुआ है। ठीक है, और जो इसे भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाता है, यह है कहाँ पर? याद रखिए कि ये गुजरात, ठीक है, यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। यह विशेष रूप से भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, ठीक है, भारतीय जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, अगर मन्नार की खाड़ी की बात करें तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और यह आपके तमिलनाडु, ठीक है, यह आपके तमिलनाडु में स्थित है और समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन है आपका ये वेस्ट बंगाल के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और यह एक प्रमुख और बेहद खूबसूरत जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंदा देवी कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में यह स्थित होता है। ठीक, जो कि खूबसूरत जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन है स्कॉटलैंड, नॉर्वे, केंटकी और फिनलैंड। तो झीलों का देश, लैंड ऑफ लेक किसे बोला जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका फिनलैंड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिनलैंड को झीलों का देश इसलिए कहा जाता है कि यहां पर बहुत सारी झीलें, कितनी, लगभग 1,88,000 झीलें यहाँ पर पाई जाती है और इतनी बड़ी संख्या में झीलों की मौजूदगी के कारण इसे आधिकारिक तौर पर ही झीलों का देश या हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड वगैरह की बात करें तो इसे सुंदर घाटियों और झीलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, नॉर्वे, इसको हम लोग मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोलते हैं। ठीक है, नॉर्वे को हम लोग मध्य रात्रि के सूर्य का देश यानी कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक, और जो केंटकी है यह अमेरिका का एक राज्य है जो अपनी ब्लू ग्रास पहाड़ियों और हॉर्स रेसिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बातें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्यजीव विहार का नाम क्या है? ऑप्शन आपका है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार और किशनपुर वन्यजीव विहार। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह यूपी के कहां पर है? तो याद है कि चंदौली जिले में यह स्थित है। ठीक है, चंदौली जिले में स्थित है कौन? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहां पर है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश का ही सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार भी क्या है? यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मैं अगली बात आपको बताऊं, जो आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है यह भी यूपी के बहराइच जिले में स्थित है और जो आपका किशनपुर वन्यजीव विहार है आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग मैप से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये देखिए आपका यहाँ पर एक रिवर निकल कर, ये भारत का मैप है, ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर आपका निकला जिसको बोलते हैं इंडस रिवर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका एक रिवर निकला है जिसको हम लोग बोलते हैं सतलुज रिवर। ठीक, ये आपको जो ब्लू लाइन दिखाया है ये आपके रिवर को दिखाया है। ये आपका तीसरा जो रिवर दिख रहा है उसको काली रिवर बोलते हैं और जो चौथा रिवर आपका है तीस्ता रिवर है। ठीक है, और जो आपका पांचवा जो रिवर है ये कौन सा? दिहांग रिवर है। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिवर दिखाया गया। अब इनके बीच में हम देखते हैं कौन सी पहाड़ी है। तो याद रखिएगा जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर है इसके बीच में आपका पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ अगर आपका यहाँ पर सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच कुमायूं हिमालय है स्थित। ठीक, उसके बाद आपका जो काली रिवर है और तीस्ता रिवर है आपका नेपाल हिमालय आएगा और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं, तो उस हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं। बाकी के बारे में भी हमने इस मैप में समझाया है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है मेडागास्कर, सुमात्रा, क्यूबा और ग्रीनलैंड।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यानी कि ये इसका जो स्क्वायर मीटर की बात करें बहुत ज़्यादा है। यह भौगोलिक रूप से कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उत्तर अमेरिका, क्योंकि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है हमारा ये ग्रीनलैंड। ठीक है, अगर इसको हम डायग्राम चित्र शायद इसका है, चित्र देखिएगा तो यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन आता है। राजनीतिक रूप से किसके अधीन आता है? डेनमार्क के अधीन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेडागास्कर की बात करें कहाँ पर है तो यह हिंद महासागर में स्थित है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी 4th प्लेस पर आता है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद सुमात्रा की बात करें तो यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप है जो कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है, 6th पोजीशन पर आता है। और क्यूबा जो है कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है जो क्षेत्रफल में ग्रीनलैंड से काफ़ी छोटा होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी मानी जाती है? ठीक है, तो याद रखिएगा आपका इसमें ऑप्शन क्या दिया है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपका कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है तो याद रखिएगा काली मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसके पास जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस मिट्टी में नमी को लंबे समय तक सोख कर रखने की क्षमता होती है, जो कपास की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आने वाली वीडियो में हम और PYQ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपके जो EVS वाला पार्ट, जो यूपी टेट के पेपर फर्स्ट या सीटेट के पेपर फर्स्ट में आएगा, उनसे आपको फायदा मिलेगा PYQ को सॉल्व करने से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे के हम लोग और PYQ डिस्कस करेंगे। तब तक के हमारे पुराने वीडियो को आप देखते रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो और कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।